ममता बनर्जी का नंदीग्राम अगर वहां से वो पीछे रह जाती हैं, ऐसे में विपक्ष के एक बड़े चेहरे के तौर पर माना जा रहा था कि अगर टीएमसी सत्ता में आती है बंगाल में तो फिर वो केंद्र के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी और कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत तौर पर ममता बनर्जी के चेहरे को देखा जा रहा था। ऐसी स्थिति में अगर दीदी खुद ही हार जाती है, उनकी पार्टी भले से जीत जाती है, तो फिर उनके लिए आगे बढ़ना और 2024 की लड़ाई भी क्या आपको लगता है कि फिर कठिन हो जाएगी? और जो मोदी विरोधी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ममता दीदी को माना जा रहा था, फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी 24। ये जो चेहरा पेश किया गया विपक्ष ने नहीं किया, ये ममता बनर्जी ने खुद पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी ये तो नंदीग्राम और कलकत्ता की बात कर रहे हैं, बनारस बचा लें अपना। ये भी एक परसेप्शन की लड़ाई छेड़ने वाली बात थी। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने मान लिया था कि ममता बनर्जी को हम एक फेस के तौर पे लेंगे। तो ये तो अभी चुनाव है और 2024 में हर आदमी कहता है, अगर आप याद करें जयललिता का हर बार उभरता था कि अगर अम्मा इस बार जीत जाएगी तो प्रधानमंत्री होंगी, तमिल प्राइड को हवा देने के लिए। तो बंगाली प्राइड को हवा देने का एक तरीका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर। हाँ। फर्क बस इतना पड़ेगा कि कांग्रेस को जरूर एक बहुत बड़ा आघात लग जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उससे एक स्टेट उससे बेहतर अपनी जड़ें वहां जमा चुकी होगी और शुभेंदु अधिकारी उन सारे लोगों को रिप्लेस कर चुके होंगे। और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो कि अभी तथाकथित तीसरे मोर्चे के नेता है, तो ये लड़ाई जो है 2024 के हिसाब से ममता बनाम बीजेपी स्पष्ट होगी। तीसरे लोगों को बहुत दिक्कत होने जा रही है। अब मैं सीधे जयंत घोषाल आपके पास आते हुए, हालांकि शुरुआती दौर से जब भी आपसे बातचीत होती थी आप कहते थे कांटे की टक्कर में दीदी अपनी सीट मतलब दीदी जीत जाएंगी, यानी कि तीसरी बार हैट्रिक लगा लेंगी। और अब तक के रुझानों में ही सही जो आंकड़े सामने आए हैं वो 2019 के रिजल्ट को बखूबी बयां करते हुए 161 पर टीएमसी और यहाँ 118 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि लेफ्ट +3 पर, हालांकि 2019 में वो 7 सीटों पर लीड कर रहे थे। ऐसे में ये आंकड़ा क्या बयां करता है? क्या आपको लग रहा है कि 2.5 घंटे के ये आंकड़े आगे भी टीएमसी बरकरार रखने में कामयाब रहेगी? और अगर हाँ, तो फिर इसके पीछे के बड़े कारण जो आपको समझ में आता हो। देखिए, अगर सिर्फ नंदीग्राम की बात करें, हम लोग सभी लोग शुरू से, आप भी गए थे वहां, शुरू से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम सीट कठिन है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि शुभेंदु आगे बढ़ रहे हैं, मैं प्रभु जी के साथ और संजय जी के साथ सहमत हूं कि और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नंदीग्राम का टोपोग्राफी आप जानते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और वो हिंदू मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में काफी मतलब डिवीजन है। जो यूजुअली मिक्स्ड पॉपुलेशन है पश्चिम बंगाल में हर जगह, नंदीग्राम में थोड़ा डिफरेंट है। और कितना ध्रुवीकरण काम कर रहे हैं, जैसे चित्रा बार बार कह रहे हैं कि जय श्री राम, बेगम ममता, ये जो फैक्टर, और जिसके कारण ममता जी को भी बोलना पड़ा था अपने गत्रों और ये सब, तो ये फैक्टर कितना काम करेगा। लेकिन पहले दीदी चंडीपाठ नंदीग्राम में ही करती हुई नजर आ रही थी अपनी पहली रैली में। नहीं तो ममता बनर्जी का सारा अटेंशन ही फोकस हो गया था नंदीग्राम पे, वो वहीं पर, चूंकि वहां की उम्मीदवार नहीं। एक ये सवाल भी उठाया गया था, जो कि टीएमसी सांसद है उनको मैं जोड़ना चाहूंगी इसमें, कि एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था और जो विरोधी हैं आपके, वो सब इस बात को लेकर खुश भी हो रहे थे कि ममता बनर्जी ने चूंकि इतना डिफिकल्ट सीट चुन लिया और 2 सीट से चुनाव भी नहीं लड़ी, तो उनका पूरा अटेंशन वहां फोकस हो जा रहा है, बाकी सीटों पर ध्यान नहीं दे पा रही है। क्या आज अगर हम 2016 से घटते हुए आपकी सीटों को कम से कम रुझानों में देख रहे हैं, हालांकि 165 बढ़ भी रहे हैं आप यहां पर रुझानों में, क्या उसके पीछे एक कारण आप ये देख रही हैं? आप मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं टीएमसी सांसद जो हमारे साथ जुड़ी हुई है टीएमसी की ओर से, उनसे श्वेता जी एक बार क्वेश्चन को रिपीट करिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी, इस वजह से उनका पूरा जो फोकस था, कम से कम जब तक वहां का चुनाव पूरा नहीं हो गया तब तक वहीं पर रह गया। इसका कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है टीएमसी को? नहीं श्वेता जी, टीएमसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और ममता बनर्जी सब जगह अपना चुनावी रैली को किया। 1 अप्रैल को वो चुनाव हुआ था, सेकेंड फेज में हुआ था अगर हम गलत नहीं हो तो उसके पहले भी जिस फर्स्ट फेज में जहां पर इलेक्शन था वहां भी ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में गई थी हर कैंडिडेट के लिए, उनका पैर टूटने के बावजूद भी। तो यहाँ पर कोई इस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ,
जो ममता बनर्जी का पैर टूटने के कारण वो 4-5 दिन रेस्ट में चली गई, उसमें जो है थोड़ा सा वो पीछे हो गई, क्योंकि और जगह पर करना चाहिए था, लेकिन वो बाद में कवर अप हो गया पूरा ऑल ओवर बंगाल में। वो अपना चुनावी रैली संबोधित किए जी। और जिस हिसाब से एक कैंडिडेट एक तो उनका इलाका में टाइम देना चाहिए, उसी तरह ममता बनर्जी भी अपने इलाका में टाइम दिए हैं और ये चीज का साहस वो दिखाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था, वो 2 जगह से लड़े थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ही जगह से लड़ी, क्योंकि वो जानती है, वो बंगाल का मिट्टी को पहचानती है, बंगाल की मिट्टी से उनका रिश्ता है, तभी वो जानती है कि उस नंदीग्राम से वो जीतेगी जीतेगी जीतेगी। लेकिन राजनीति में चैलेंज लेना तभी तक सही है जब तक वहां पर जीत मिल जाए, नहीं तो बाद में बहुत हाइंडसाइट की बहुत चर्चा हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय लड़ा, उससे तुलना करके आज की तारीख में सैयद जफर इस्लाम, आप लोगों को अपनी रणनीति की कामयाबी ये लगी थी कि ममता बनर्जी को उस क्षेत्र में पहुंचा दिया था जहां पर आपको लग रहा था कि आपका कैंडिडेट स्ट्रांग है। हालांकि अभी भी शुरुआती दौर की मतगणना हुई है और नतीजे बदल सकते हैं। जो रुझान है उसमें आप लोग इतना आगे अभी नहीं नजर आ रहे हैं जितना कि सरकार बनाने के लिए जरूरी है। कितने घंटे आप इंतजार करना चाहेंगे इससे पहले कि आगे की रणनीति पार्टी बनाएगी? देखिए, जैसे जो काउंटिंग आज जो है बहुत स्लो प्रोसेस है आज, श्वेता जी एंड चित्रा जी, इसलिए आज जो है नॉर्मली 12 बजे के आसपास जो है क्लैरिटी आती थी, एक ट्रेंड सेट हो जाता था। आज मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि 2 बजे तक तो रुकना ही चाहिए, 2-2:30 बजे तक रुकना चाहिए, तब ट्रेंड जो है सही दिखेगा, इसलिए कि जो काउंटिंग है वो स्लो हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप तृणमूल कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो कह रही थी कि बहुत घनिष्ठ रिश्ता है बंगाल से, वो आज कटता हुआ दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारे फीडबैक के हिसाब से हम बहुमत लाएंगे, सरकार हमारी बनेगी, और साथ साथ ये भी कह रहे हो कि ममता बनर्जी कम से कम मिनिमम 31,000 वोट से हारेंगे, हो सकता है 50,000 हो जाए, लेकिन 31,000 वोट से कम हारेंगी जरूर, इतना मुझे जो आपका दूसरा दावा है उसके लिए तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। बंगाल का फीडबैक तो आज आपको मिल जाएगा, वो आपका फीडबैक है, बंगाल का फीडबैक के लिए। लेकिन बाकी जगहों के जो टोटल आंकड़े आ रहे हैं जो बहुत स्लो भी चल रहे हैं इस वक्त, वो यही इशारा कर रहे हैं कि दीदी की पार्टी एक बड़ी बढ़त ले रही है। हालांकि फिर दर्शकों को बता दें कि अभी ये 2.5 घंटे के आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी बढ़त लगातार कायम है। जफर साहब, देखिए, मैं ये बता रहा हूँ चित्रा जी कि आपको ये पता है कि कितने राउंड की काउंटिंग होनी है, ये आपको ये पता है, और अगर उसका देखिए तो अभी 10% भी काउंटिंग नहीं हुई है, तो 10% से कोई रुझान तो सेट नहीं होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% से कोई रुझान सेट नहीं होता है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि रुझान के लिए कम से कम 50% काउंटिंग तो होनी चाहिए, 50-60%, तभी आप ट्रेंड से देख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि चलिए, कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी बहुत जगहों से सबक भी लिया है। जब पहले लड्डू बांट दिए जाते थे और बाद में पता चलता था कि चिंता की स्थिति पैदा हो जाती थी, ये तमाम पार्टियों के लिए भी सबक है।